चैप्टर 14 ऑसिलेशंस देख रहे हैं। ये फिगर 14.29 में आपके पास दो सर्कुलर मोशंस है। जो रेडियस है सर्कल का, जो पीरियड है रेवोल्यूशन का, और जो इनिशियल पोजीशन है और सेंस रेवोल्यूशन, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, वो सब यहां पर दिया हुआ है। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका निकालना है। एक्स प्रोजेक्शन रेडियस वेक्टर का जो रिवॉल्विंग पी है यानी पार्टिकल पी, हर एक केस में, मतलब ये दो केसेस दिए, दोनों में निकालना है। तो क्या क्या चीजें दी हुई है। रेडियस दिया हुआ है आपको, देखिए रेडियस यहां पर है आपके पास। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ है यानी कि टी दिया हुआ है आपको, ये टी दिया हुआ है। इनिशियल पोजीशन दी हुई है कि भाई कहां से शुरुआत हो रही है, यहां से शुरुआत हो रही है, यहां से शुरुआत हो रही है। इसके अलावा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो आप इस डायरेक्शन से देख पा रहे हैं, एरो के डायरेक्शन से। तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, एम्पलीट्यूड ए 3 है, और जब हम टाइम 0 की बात करें तो जो रेडियस वेक्टर है वो तकरीबन π/2 एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और जो फेज एंगल है π/2 है। तो जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो कुछ इस तरीके से बताई जाएगी। x = a cos 2π t by कैपिटल T + phi, ये a cos ओमेगा t से ही आई है। ओमेगा आपका होता है, ओमेगा t है a cos ओमेगा t + phi। ओमेगा होता है आपका 2πf या 2π फ्रीक्वेंसी। अगर मैं 2πf लिखूं, और t तो है ही, फिर 2πf फ्रीक्वेंसी की जगह 1/t, ये चीज यहां से आई है +5। और फाई जो है शुरुआत में π/2 है, तो π/2 इसकी जगह रख दीजिए। अब cos π/2 + थीटा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये माइनस साइन थीटा हो गया। 2/2 2 कैंसिल हो गया इसमें, तो आपके पास -3 sin πt आया। अगले इसमें टाइम आपको 4 सेकंड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड आपको 2 दिया हुआ है। तो टाइम t = 0 पे ओपी कितना एंगल बना रहा है सेकंड केस में, वो आपका पाई बना रहा है। यहां से अगर हम शुरुआत करें तो यहां पर ये पाई एंगल बना रहा है। यहां पर तो आपका पाई, जो हमने जो ये π/2 लिया, और यहां पर हम पाई लेंगे इस जगह पे। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि फेस एंगल आपका +π रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज ऐसा होता है, क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक चलती है ना, वैसा होता है। तो जो इक्वेशन बनी बिल्कुल सेम इसी तरीके से लेंगे। इक्वेशन क्या बनी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक्स प्रोजेक्शन ओपी का टाइम टी पर। तो एक्स होता है a cos 2πt बाय कैपिटल T, फाई, यही चीज लेंगे। यहां पर संख्याएं रख देंगे, जैसे फाई की जगह हमने कहा पाई है। और फिर हमको ये बताना चाहिए था कि cos π + थीटा क्या होता है, माइनस cos आया ये, बाकी आप 2 2 4 कर दीजिए इसको, तो πt/2, तो ये x आपका बन जाएगा। आपको प्लॉट करना है जो रेफरेंस सर्कल है। आपके पास अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन दिए हैं सवाल में। इनिशियल जैसे t = 0, इसको इंडिकेट करना है, ये बेसिकली पोजीशन है पार्टिकल की, और जो रेडियस है सर्कल का, जो एंगुलर स्पीड है पार्टिकल जो रोटेट हो रहा है। सिंप्लिसिटी के लिए जो सेंस है रोटेशन का, वो फिक्स है एंटी क्लॉकवाइज हर एक केस में। x सेंटीमीटर में दिया हुआ है, t आपका सेकंड में दिया हुआ है। तो एक एक करके लेके चलते हैं। x = -2 sin 3t + π/3 से शुरुआत करते हैं। अब इसमें अगर ये माइनस है, तो अगर माइनस हटाना हो तो क्या कर सकते हैं, π/2 ऐड कर सकते हैं अंदर ले जाके, तो ये प्लस हो जाएगा। π/2 हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि हम ये माइनस साइन को हटाना चाहते हैं, और क्योंकि माइनस जैसी हटेगा अंदर, अगर हम π/2 करते हैं तो वो कॉस में तब्दील हो जाएगा। तो कॉस ये रहेगा, प्लस π/2 आ जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस बन जाएगा। अब π/3 को π/2 से जोड़ दीजिए, ये 5π/6 आएगा, तो 2 cos 3t + 5π/6। अगर इसको हम इससे कंपेयर करें जो हमारी एक्चुअल SHM की इक्वेशन होती है, यानी कि a cos 2π/कैपिटल T स्मॉल t + phi, अगर इससे हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप देखिए क्या क्या चीज आपकी आएगी। फाई तो आपको 5π/6 दिख रहा है, और 2π/कैपिटल T आपको 3 दिख रहा है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, a आपको 2 मिल जाएगा, 5π/6 है, 5π/6 5 × 180/6 कर लीजिए, 150 डिग्री आ जाएगा।
एंगुलर वेलोसिटी है 2π/t, कैपिटल टी आपके पास दिया हुआ है 3 रेडियन पर सेकंड आएगा। जो मोशन होगा इस पार्टिकल का, अब क्योंकि हमारे पास सारी संख्याएं आ गई हैं तो उसको हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इस तरीके से हमने एक सर्कल लिया, यहाँ पर XY हमने एक्सिस लिए, सर्कल का ओरिजिन यहाँ दे दिया, सेंटर यहाँ दे दिया, और एम्पलीट्यूड 2 है तो रेडियस जो है इस सर्कल का 2 रहेगा। फेज एंगल आपका 150 डिग्री है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 150 डिग्री, तो ये P पॉइंट यहाँ होगा, और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ लिख दीजिए कहीं पे। अब अगला है आपका x = cos π/6 - t। अब हम ओमेगा t + phi से कंपेयर करना है तो इस t को यहाँ लाया जाए। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर cos में कोई तब्दीली नहीं होती, π/6 को इधर ले आइए, इधर ले आइए, cos - θ = cos + cos θ ही होता है, तो ये हो जाएगा cos t - π/6। हमने बस इसको यहाँ लिया, लाया, इसको यहाँ ले गए। अब इसको हम फिर से कंपेयर करेंगे a cos 2π/T t + phi से। phi आपके पास ये आ रहा है, बल्कि -π/6 है। ऐसे 2π/t को आप 1 से कंपेयर कर लीजिए, 2π/T को 1 से कंपेयर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 1 है। जैसे कंपेयर करेंगे हम देखेंगे a आपका 1 आया, -π/6 है यानी कि -30 डिग्री, और एंगुलर वेलोसिटी 2π/T है जो कि आपका 1 रेडियन पर सेकंड आया। तो इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा? फिर से वही काम करेंगे, XY एक्सिस लेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और उसके बाद ये रेडियस कितना होना चाहिए, ये एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए, वो आप यहाँ से यहाँ तक 1 इसका यूनिट देंगे। 5 -π/6 है यानी कि आप इस डायरेक्शन में ना जाके इस डायरेक्शन में π/6 यानी कि 30 डिग्री लेंगे, ये 30 डिग्री आपने लिया इधर पे, और फिर उसके बाद आपके पास जो ओमेगा है 1 रेडियन पर सेकंड ले लीजिए। फिर है x = 3 sin 2πt + π/4। अब ये साइन है, उसको कॉस में तब्दील करने के लिए हमने क्या किया, इसमें π/2 जोड़ दिया। जैसे π/2 जोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा माइनस साइन आएगा यहाँ पे। π/2 और 3, ये π/2 और π/4 को जोड़ दीजिए, ये 3π/4 आ जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे a cos 2π/T + phi से। क्या क्या चीज आ जाएंगी? a आपका -3 आ रहा है, 2π को इससे कंपेयर कर लीजिए टोटल को, phi आपका 3/4 आ रहा है, phi। इन सबको लिख लेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यूज आ गई तो आराम से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ए आपका 3 है तो रेडियस बनाए, ये जो सर्कल बनाएंगे इसका रेडियस आप दे दीजिए तकरीबन ये वैल्यू। 135 डिग्री है, 135 डिग्री मतलब कि 80 + 90 + 45, तो 90 + 45 किस तरीके से बनेगा आपका, या 135 डिग्री कैसे बनेगा? ये आपको 135 डिग्री यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, इस पॉइंट पे आप दिखाएंगे इसको, और क्योंकि 2π रेडियन है एंगुलर वेलोसिटी, उसको यहाँ कहीं लिख दीजिए। अब x = 2 cos πt है, इसको कंपेयर करेंगे a cos, क्योंकि ये डायरेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा a cos 2π/T + phi से कंपेयर करेंगे। इसमें a आपका 2 आ गया, और phi आप देख पा रहे हैं क्योंकि इसको इस तरीके से मान सकते हैं +0, तो 0 आ जाएगा phi। बाकी एंगुलर वेलोसिटी पाई रेडियन है, तो ये सारी संख्याएं हम रख लेंगे जो जो हमको दिया हुआ है यहाँ। अब P आपका इसी पॉइंट पे आएगा क्योंकि फेज 0 है, और ओमेगा 2π कहीं बाहर लिख लीजिए। इस फिगर में ये स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं जिसका फोर्स कांस्टेंट K दिया है, इसको क्लैम्प किया गया बहुत स्ट्रांगली एक एंड पे, और मास M अटैच किया गया इसके फ्री एंड पे। एक फोर्स यहां अप्लाई किया गया जो फ्री एंड है, और स्ट्रेच किया गया स्ट्रिंग को। ये जो फिगर है ये आपको बता रहा है वही स्प्रिंग जिसके दोनों एंड आपके फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, और इसमें मास आपके दोनों एंड पे लगा दिया गया। इस फिगर में इसको भी F से इधर खींचा गया, इसको F से इधर खींचा गया। आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है स्प्रिंग का दोनों केसेस में। यदि मास इस फिगर में और ये दो मास इस फिगर में, इनको रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का इन दोनों केसेस में आपको बताना है। तो पहले वन ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में। जब हम फोर्स लगा रहे हैं इसमें फ्री पे, तो जो फ्री एंड पे जो स्ट्रिंग का है एक एक्सटेंशन होगा लेंथ का, L यहां पर खींचेगा ना ये, तो F = KL ये हमारे पास है रिलेशनशिप, K इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है L वो क्या होगा F/K, इधर से ही आ जाएगा, L होगा F/K से। अगर दो ब्लॉक सिस्टम आप ले, इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, दो ब्लॉक सिस्टम में x जो होगा, जो
इसमें एक्स खिंचाव होगा वो इसकी तरफ यानी कि L/2 होगा, ओके, L/2। अब K हमारे पास है ही, ये आपके पास वैल्यूज है। नेट फोर्स क्या लग रहा है इसमें, देखिए आपका kx इस तरफ, kx इस तरफ, kx माइनस ऑफ माइनस kx यानी कि 2kx आएगा। L कितना है F/K इस भी केस में भी। तो पहले अगर ब्लॉक सिस्टम में हम पहुंचे और हमने कहा कि मास m है, तो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आप कैसे, dx/dt आपका वेलोसिटी होता है, d2x/dt स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन की जगह हमने d2x/dt स्क्वायर लिखा। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि f जो होता है वो kx के बराबर होता है, f माइनस kx के बराबर होता है बाकायदा। ये जो है सिंबॉलिक था, लेकिन ये माइनस kx के बराबर होता है। तो इसके साथ हम माइनस kx को कंपेयर कर लेंगे या इक्वेट कर लेंगे। अब जो नेगेटिव साइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो डायरेक्ट क्यों है, ये जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है। तो d2x/dt स्क्वायर को थोड़ा सा और देखते हैं, माइनस k/m, हमने के इसको वैल्यू रख दी माइनस k/m x, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो हमने यहाँ पर इसको इक्वेट किया माइनस k/x माइनस kx है, तो इसको हमने वैल्यू डाली और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया। यानी कि ओमेगा स्क्वायर हमने क्यों किया, ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा, ओमेगा स्क्वायर k/m होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आपका k/m है, ओमेगा अंडर रूट k/m होती है। ये सारी चीजें हमने थ्योरी में देख रखी है। ओमेगा इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेशन का। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π/ω। अब 2π/ω, ओमेगा हम कह रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर k/m होता है, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट k/m। उसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, 2π अंडर रूट m/k। ये भी हमें विदित है, ये हम जानते हैं कि यही वैल्यू होती है, ये हम थ्योरी में देख चुके हैं। दो ब्लॉक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, F इक्वल टू m d2x/dt स्क्वायर। बस जो दायां हाथ होगा यहाँ पर आप माइनस 2kx करेंगे, kx नहीं करेंगे केवल, क्योंकि यहाँ पर kx माइनस मतलब ये kx लगेगा, ये kx लगेगा, ये kx माइनस ऑफ माइनस kx, इसलिए 2kx आया। और माइनस F इक्वल टू माइनस kx होता है, ये तो यहाँ पर माइनस 2kx आएगा। नेगेटिव साइन भी यहाँ बता रहा है कि डायरेक्शन है इलास्टिक फोर्स की, वो अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। अब यहाँ पर m जरा नीचे ले आइए, यहाँ पर भी हमने ये किया था, आपको याद होगा, यहाँ जो m था हम उसको नीचे ले आए थे, तभी हमने k/m को ओमेगा स्क्वायर कहा था। इसी तरीके से हम यहाँ ले आए, ये 2k/m आ गया। अब ये आपका ओमेगा स्क्वायर x से इसको इक्वेट करिए, क्योंकि यही चीज जो होती है ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। तो यानी कि ये संख्या ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट 2k/m। तो t कितना आ गया, 2π/ω, 2π ओमेगा इस केस में ये है, तो m/2 के अंडर रूट में आएगा। ये टाइम पीरियड बनेगा इसका। पोजीशन सिलेंडर हेड की, किसी लोकोमोटिव की बात हो रही है, इसका स्ट्रोक जो कि एम्पलीट्यूड के डबल है 1.0 मीटर है। यदि पिस्टन मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको 200 रेडियन पर मिनट दी हुई है, आपको इसकी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, स्ट्रोक आपको 1 मीटर दिया हुआ है। इन्होंने बताया है कि ट्वाइस द एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब 1.0 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 0.5 मीटर आएगा। जो मैक्सिमम स्पीड है पिस्टल की वो ए ओमेगा होती है, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा। दोनों ही वैल्यू आपके पास से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वैल्यू आएगी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पे, वो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको बताना है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मून के सरफेस पे, यदि टाइम पीरियड अर्थ पे 3.5 सेकेंड होता है, जी जो ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पे वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश ये आपको बताई गई है, जी आपको पता है, मतलब मून पे जी डैश है 1.7, अर्थ पे आपके है 9.8। टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है अर्थ पे वो है t इक्वल टू 3.5 सेकेंड, वो भी दिया हुआ है। अब t इक्वल टू 2π अंडर रूट L/g होता है, जिसमें L आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो अगर हमको L निकालना हो तो हम क्या करेंगे, L को रखेंगे एक जगह, बाकी सब दाएं हाथ पे ले आएंगे। तो t हमारे पास पता है, ये पाई की वैल्यू पता भी है, g भी पता है, तो लेंथ हमने निकाल लिया। अब यही काम क्या करेंगे, मून पे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, t डैश इक्वल टू 2π अंडर रूट L/g। अब मून सरफेस पे यही काम करेंगे, क्या करेंगे, L आपको पता चल चुका है, अब ये चीज आपको L पता चल चुकी है, इस L को 2π अंडर रूट L/g, ये पूरा का पूरा L हो गया,
यहाँ से सीधा उठा के रख लिया, L/g, ग्रेविटी 1.7 पता है, उसको सॉल्व करेंगे 8.4 सेकंड आ जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मून के सरफेस पे 8.4 सेकंड होगा। आपको इनके उत्तर देने हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन SHM डिपेंड्स ऑन दी फोर्स कांस्टेंट K एंड मास m ऑफ द पार्टिकल। आपको T इक्वल टू 2π/m/k दिया हुआ है। एक सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट करता है SHM अप्रोक्सीमेटली। अगर ऐसा है तो टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है वो इंडिपेंडेंट क्यों होता है, या व्हाई देन इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम? तो टाइम पीरियड मास से इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? एक और चीज है इसमें, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक फॉर स्मॉल एंगल ऑसिलेशन। अगर बहुत कम एंगल ऑफ ऑसिलेशन है तो जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है वो तकरीबन बराबर होता है सिंपल हार्मोनिक के बराबर। अगर एंगल अगर ऑसिलेशन के एंगल बढ़ गए तो अगर और देखेंगे तो टी थोड़ा सा यहाँ इससे बड़ा हो जाएगा, 2π/L/g से, उसके बराबर नहीं रहेगा। तो इसके लिए तो जरा एक क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट बताइए कि ये क्यों होगा। एक और इसमें है कि एक साहब है जिनकी घड़ी रिस्ट वॉच वो गिर जाती है टावर के ऊपर से, क्या ये वॉच घड़ी करेक्ट टाइम देगी जब ये फ्री फॉल हो रही होगी, मतलब ऊपर से नीचे गिर रही होगी? एक और है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आपको बताना है। वो किसी कैबिन पे है जो ग्रेविटी में फ्री फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली जो चीज सवाल था उसमें यह है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का T इक्वल टू 2π/m/k होता है। तो अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो जो K है वो हम एक्सप्रेस करते हैं मास के टर्म में, यानी K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। तो m/k आपका कांस्टेंट होता है, m/k जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं ये कांस्टेंट है। तो इस कारण से जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो मास से इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो जो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है बॉब पे वो क्या है? वो है F इक्वल टू -mg sin थीटा। इसमें F रिस्टोरिंग फोर्स है, m मास है, जी ग्रेविटी है, और ये थीटा आप जो देख रहे हैं ये एंगल डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये दूसरे वाले के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, तो अगर इसमें थीटा आ गया ना, तो अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा को आप थीटा के बराबर मान सकते हैं। अगर थीटा लार्ज है तो आप देखिए कि साइन थीटा, जितना थीटा बड़ा होगा उतना साइन थीटा बड़ा होगा। तो इससे क्या होगा कि जो इफेक्टिव ये जो डिस्कशन है वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि डिक्रीज हो रही है आपकी वैल्यू। देखिए फिर से मैं बताता हूँ। एक सिंपल पेंडुलम जिसमें आपने कहा कि ये जो वैल्यू आ रही है हमने इसको थीटा से रिलेट किया, मोशन है छोटे एंगल के लिए, और बड़े एंगल होगा तो इसका मतलब ये है फॉर लार्जर एंगल ऑफ ऑसिलेशन थीटा अगर बड़ा है और मोर इन्वॉल्व एनालिसिस की टी ग्रेटर हो जाता है 2π/L/g। तो इसका सीधा मतलब ये है कि मैंने आपसे बताया जो कि mg sin थीटा में जो थीटा है वो अगर छोटा है तब क्या होगा, आप इक्वेट करते हैं थीटा से, साइन थीटा बड़ा है तब आपकी चीजें चेंज हो जाएगी, इसलिए इसका डिस्कशन ये है। अगले का अगर हम देखें तो जो ग्रेविटी है, अगर जी को देखें जो टाइम पीरियड बनेगा वो कैसा होगा, T इक्वल टू 2π/L/g। जी थोड़ा इसमें कम होगा, लेंथ अगर L है सिंपल पेंडुलम का, वो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जो टाइम पीरियड है, घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एक साहब है उनकी घड़ी गिर गई और अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो द टाइम शोन बाय द रिस्ट वॉच ऑफ अ मैन फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज नॉट अफेक्टेड बाय द फॉल। तो घड़ी नीचे गिर रही है तो क्या इस डिपेंडेंट होगी या फिर कुछ अलग टाइम देगी? क्योंकि रिस्ट वॉच जो होता है वो सिंपल पेंडुलम के हिसाब से नहीं काम कर रही होती, उसके अंदर की जो मैकेनिज्म है मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो चीज है वो अलग है, उसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर तो स्प्रिंग वगैरह लगे हुए हैं, तो उनका एक्शन स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, ना कि ग्रेविटी पे। पेंडुलम नहीं है ना वो। और दूसरा जो पेंडुलम का सवाल पूछा गया ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जब सिंपल पेंडुलम है वो किसी कैबिन में है और वो नीचे की तरफ गिर रहा है ग्रेविटी में, तो एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा, एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा क्योंकि फ्री फॉल है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा ऑसिलेशन का इस पेंडुलम की अगर बात करें तो वो जीरो हो जाएगी।
एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ L है, इसका मास M है, इसको कार से लटकाया गया, कार में मतलब सस्पेंडेड इन अ कार के अंदर लटकाया गया। अब ये कार मूव कर रही है, घूम रही है एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस R है, यूनिफॉर्म स्पीड आपकी v दी हुई है। यदि जो पेंडुलम है ये छोटे ऑसिलेशन कर रहा है रेडियल डायरेक्शन में उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इस समय आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। तो जो बॉब है सिंपल पेंडुलम से, वो एक्सपीरियंस कैसे करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको लगेगी और साथ में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पे लग रहा होगा जो सर्कुलर मोशन के कारण लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी ग्रेविटेशन वगैरह में भी इसको देखा है, v²/r। v इसमें यूनिफॉर्म स्पीड है कार की, r जो है रेडियस है इस ट्रैक का। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, इस g और v²r का टेक्निकल सम, यानी कि इन दोनों को जोड़ के आप, जैसे अगर आपकी ग्रेविटी यू लग रही है और ये यू लग रहा है तो आपकी रिजल्टेड यू लगेगी। तो g² प्लस v²/r का अंडर रूट, दोनों का ये आपकी इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, t = 2π L/a, a इफेक्टिव है इसमें। तो जैसे हम t = 2π L/g लेते थे ना, यहाँ पर हम g ही ले रहे हैं लेकिन इफेक्टिव g ले रहे हैं। तो L क्या हो जाएगा इसमें, इसकी जगह ये पूरी संख्या आपको यहां डालनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा। सिलेंड्रिकल पीस कॉर का जिसकी डेंसिटी बेस एरिया दिया हुआ है, हाइट h दी है, वो फ्लोट कर रही है एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी आपको कुछ इस तरीके से दी हुई। जो कॉर्क है उसको डिप्रेस किया गया, दबाया गया थोड़ा स्लाइटली और उसको छोड़ दिया गया। आपको बताना है कि जो कॉर्क है वो ऑसिलेट कर रहा है ऊपर और नीचे हार्मोनिकली, जिसका टाइम पीरियड आपको t = 2π h रो ये वाला दूसरा रो नीचे वाला और g। रो इसमें जो ऊपर वाले दिया हुआ है वो आपका डेंसिटी है कॉर्क की। आपको इग्नोर करना है जो लिक्विड की विस्कोसिटी के कारण डैम्पिंग हो रही है। तो बेस एरिया आपको दिया हुआ है, हाइट आपको दिया हुआ है, डेंसिटी लिक्विड की आपकी ये दी हुई है, डेंसिटी आपको कॉर्क की दी हुई है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब हम अगर लिक्विड इस तरीके से कॉर्क है, ये आपका लिक्विड है, तो इस जगह जो वेट होगा कॉर्क का, इसका वेट जो होगा कॉर्क का, वो किसके बराबर होगा, जितना इसने डिस्प्लेस किया लिक्विड है ना, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया फ्लोटिंग कॉर्क ने। इसका मतलब हम दोनों को इक्वेट करेंगे। पहले हम ये बताएं कि जो कॉर्क को मान लीजिए x डिस्टेंस से आपने डिप्रेस किया, इसके कारण कुछ एक्स्ट्रा वाटर होगा, वो भी उसका वो वॉल्यूम जो बनेगा वो भी डिस्प्लेस होगा, एक्स्ट्रा वाटर। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा पुश या थ्रस्ट भी आएगा ऊपर की तरफ, और वो एक रिस्टोरिंग फोर्स देगा कॉर्क को कि भाई आप अंदर मत आइए, हम आपको फोर्स दे रहे हैं, आप ऊपर जाइए, आप पानी के अंदर मत आइए। तो जो अपथ्रस्ट होगा वही रिस्टोरिंग फोर्स है। और F क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस हुआ, यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ये आपका F लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको माइनस कर दिया। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया और जितना डिस्टेंस आपने डिस्प्लेस किया, यानी कि A × x। वॉल्यूम की जगह आप AX लिख देंगे इस जगह पे। डेंसिटी तो रो हो ही गई और ग्रेविटी G हो गई। तो फोर्स लॉ से क्या हुआ, F = kx होता है, k कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का, कॉर्क का, F = kx है, आप k को f/x लिख सकते हैं, जहां पर k आपका कांस्टेंट है, k आपका f/x है, f आपके पास ऑलरेडी आ गया था, डिवाइड/x करेंगे तो जो कैंसिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा। आपका t होता है 2π √m/k, ये टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का कॉर्क का। मास आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम आप कह रहे हैं बेस एरिया कॉर्क का है, बेस इंटू हाइट, और डेंसिटी यहाँ लिख देंगे तो मतलब AH रो। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन बनेगा टाइम पीरियड का, इस जगह पे अगर हम रखें, m की हमने अलग वैल्यू निकाल दी थी, ये वाली, k की वैल्यू यहां से निकाल ली, ये वाली, दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो जो a कैंसिल होगा, जो एक्सप्रेशन हम मांग रहे थे वो आ गया, मतलब सवाल में जो मांगा जा रहा था वो आ गया। एक एंड यो यूट्यूब का है जिसमें मर्क्यूरी है, उसको कनेक्ट किया गया है एक सक्शन पंप से, और जो दूसरा एंड है वो एटमॉस्फेयर से में खुला हुआ है। एक बहुत छोटा सा प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन किया गया दो कॉलम्स के बीच में। आपको बताना है कि जब ये सक्शन पंप को रिमूव किया गया तो जो कॉलम है मर्क्यूरी का इस यूट्यूब में, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो एरिया जो क्रॉस सेक्शन का है यूट्यूब में ले लेते हैं, डेंसिटी रो ले लेते हैं, ग्रेविटी जी ले लेते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें क्या लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जितना वेट मर्क्यूरी कॉलम का, मतलब जिस हाइट तक ये लगेगा उसका
वो आपका एफ हो जाएगा, जितना वेट है मर्क्यूरी कॉलम का किसी हाइट के लिए। तो एफ क्या है, आप एफ जानते हैं, ये आपका m इंटू ए होता है, माइनस में आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स है। m है आपका मास होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और g तो है ही क्या है, m इंटू जी, क्योंकि यहाँ पर a है ग्रेविटी। वॉल्यूम आप कह रहे हैं a इंटू, मतलब एरिया आपने लिया, और आपका ये 2h इसकी हाइट हो गई, क्योंकि दो जगह यूट्यूब है, तो h और h दो लेंगे आप तो 2h आएगा। डेंसिटी आप लेंगे तो रो, ग्रेविटी g, तो यानी कि तकरीबन इतना आ गया। अब ये किसके बराबर है, f इक्वल टू माइनस के एक्स भी होता है, यही चीज माइनस के एक्स के बराबर भी होती है, या माइनस के इंटू एक्स। एक्स क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट किसी एक आर्म का, यानी कि किसी एक आर्म का h लेंगे। 2h क्यों लिया, क्योंकि 2h हाइट है मरकरी में दोनों आर्म में। अब जो k कांस्टेंट है, अगर हम इसी को इक्वेट करें, k इक्वल टू माइनस एफ बाई एच, तो f यहाँ पर h था ऑलरेडी, आप h से डिवाइड कर देंगे इसको, तो h कैंसर, ये चीज आ जाएगी। टाइम पीरियड क्या है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, अभी आपने निकाल लिया, m बाई के यहाँ पर रख दीजिए, जहाँ पर m मास है, l अभी अगर हम l लेके चलते हैं, यहाँ तक आप t पे आ गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, l मान लीजिए लेंथ है टोटल मर्क्यूरी का यूट्यूब में, जो मास हो जाएगा वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी कि एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम हो गया, रो आपकी डेंसिटी हो गई। अब टाइम पीरियड क्या बनेगा, 2 पाई, इस मास की जगह आप रख दीजिए ये a इंटू एल इंटू रो, और नीचे खैर ये आ ही रहा है k की जगह, ये जो निकाला था। अब इसे जो कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, ये रो को रो से कैंसिल कर दीजिए, a को a से कर दीजिए, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, मर्क्यूरी कॉलम एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड उसका वही होगा 2 पाई अंडर रूट बस एल बाई जी, लेकिन यहाँ पर ट्वाइस जी आ जाएगा, मतलब एल बाई 2g आएगा। तो ये एक और पार्ट हुआ आपके सॉल्यूशन का, इस चैप्टर का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।